हाँ सुमन जी, जी सर। शुरू करते हैं। कहे कि आप तो मैट्रिक से लेकर पीजी तक का आपका हम देख रहे थे स्कोर कार्ड। तो उसमें जी 60% का एवरेज स्कोर रह रहा है लगभग, मोर एंड लेस। जी। तो शुरू से मतलब ऐसा रहा आपका, ऐसा परसेंटेज, इसका कोई खास कारण मतलब? 1997 में मैट्रिकुलेशन किया सर। उस समय 69.42 था। ओके। तो उस समय ये स्कोर ठीक ठाक माना जाता था सर। अभी तो अच्छा। बहुत कॉमन है। और अच्छा। उसके बाद इंटर साइंस कर लिया मैंने जियोलॉजी से। ओके। हमको मन नहीं था, लेकिन गार्जियन अभिभावक के राय से मैंने आईएससी किया, फिर बीएससी भी कर लिया। ठीक है। लेकिन अपने मन का मैंने पीजी में सुना सर, और हिंदी रख लिया। ठीक है। तो हिंदी से बीएड किया, पीजी करने के बाद बीएड किया। और उसके बाद हम लोग आईएससी का एक बार वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हुआ था सर 2012 में। उसमें पास किए, 6 साल वीएलडब्ल्यू रहे सर। उसके ठीक है। बाद फिर हम लोग 2012 से 18 में पीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत। बहुत बढ़िया। मतलब आप जो चाहते थे, अपना मन का सुन के आपने वो अपना मुकाम हासिल, एक बार एक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, है ना? सर, सर। और बड़ा जेन्युइन जवाब भी है कि भाई ऐसा होता है कि एक समय ऐसा रहता है कि आपका विजन अगर क्लियर नहीं है, या आप उस डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी नहीं है, तो गार्जियन का बात मानना पड़ता है और गार्जियन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस वजह से आप वो सर्वे सर्कमस्टांसेस में आप वो क्लास, वो अपना बीएससी किए पूरा। और अब फिर मन का हिंदी सुनने के बाद आप एक अच्छे जॉब में भी हैं, पीजीटी पढ़ा रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है। और जेन्युइन तरीके से आप अपना जवाब भी दिए। आप पटना के रहने वाले हैं क्या? नहीं सर, पटना बोर्ड मैंने लिख दिया है सर। मैं गोड्डा महागामा का रहने वाला हूँ सर। महागामा प्रखंड, गांव अच्छा। ग्राम गंगा सागर। अच्छा। तो पटना गोड्डा के बोर्ड है रहने। सर। अच्छा। और ये सारा ये एजुकेशन आपका बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड से ही हुआ है? इंटर तक वहां से हुआ सर। फिर उसके बाद एसकेएमयू झारखंड। बोर्ड बिहार से रहा, मैट्रिक और इंटर सर। उसके बाद सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से बीएससी हुआ सर, दुमका। बहुत बढ़िया। तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, और जहां पटना से बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड से किए, तो ये सिद्धू कान्हू वगैरह के बारे में रिसर्च कर लिए हैं? सिद्धू कानू के बारे में मेंस में जो देखे थे सर, वही है फिलहाल। ठीक है, लेकिन उसको उसको रिपीट देखना करते होगा। रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। अच्छा। ये दुमका का क्या है? दुमका में क्या है? आप दुमका से भी कुछ किए हैं? दुमका से, दुमका विश्वविद्यालय हुआ सर, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका। और दुम हमारा कॉलेज था साहिबगंज कॉलेज सर। अच्छा। और जब मैट्रिक और इंटर कर रहे थे तो रहते कहाँ थे? साहिबगंज में रह के इंटर किया सर। मैट्रिक तो गांव से ही किया, गांव अच्छा। के स्कूल से, गोड्डा। तो तो जो आपका गोड्डा का बैकग्राउंड है, जो साहेबगंज है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, जियोलॉजिकल चीजें हैं, और जो दुमका है, इन सब के बारे में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आप ये सब तैयार किए हैं? गोड्डा के बारे में कुछ जो भी डाटा हमने आप कलेक्ट किया था, उसके मतलब बाद नहीं किया सर। जो भी नहीं। आपका जैसे जो भी आपका जैसे कर्म भूमि रहा, जहां पर आपने समय व्यतीत किया, जैसे साहेबगंज, गोड्डा या दुमका, यूनिवर्सिटी आपका दुमका में था, तो उसके वजह से अभी बच्ची एक थी, अभी इंटरव्यू दे रही थी। तो जी वो जिस जगह की थी, वहां पर बिहार में यंगेस्ट अभी एमपी बने हैं लोग, एक महिला कोई है, 26 साल। जी तो वो उससे जी। पूछ लिए कि वो एमपी का कौन किस पार्टी से है और उसका क्या नाम है ना? लोजपा की शांभवी चौधरी जी हैं सर। हाँ हाँ, वही वाला सवाल। लोजपा की शांभवी चौधरी 26 साल में बनी। तो इस तरह का सवाल, मतलब कि आप दुमका किस लिए फेमस है, या अभी आपका जैसे ये हेमंत सोरेन का ही क्षेत्र है ना? बरहेट है उनका क्षेत्र सर, साहेबगंज जिला में। और बरहेट उसका कुछ साहब, तो भाग देखिए, गोड्डा में पड़ता है, सुंदर पहाड़ी प्रखंड में। इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकली सेंसिटिव क्षेत्र से भी हैं।
जब आपका हेमंत सोरेन उस आसपास के क्षेत्र का है, तो आपसे सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछा जा सकता है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, जी उस क्षेत्र में और क्या क्या विकास होना है, इस तरह की भी बातें आपसे हो सकती हैं। तो जी आप दुमका पर रिसर्च करना है, गोड्डा पर करना है, साहेबगंज पे करना है, अगला जो गूगल मीट लेंगे तो हम आपसे सवाल भी इन सब चीजों पर पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले मीट में हमको तो वो डेप्थ से पता नहीं चलता है ना कि आपसे जी क्या क्या पूछें। तो पहला मीटिंग हम लोग इस तरह से कर रहे हैं ताकि कुछ इंफॉर्मेशन आपसे निकाल लें, जी सर। और उसके बाद फिर हम लोग आपसे सवाल नेक्स्ट में पूछेंगे। उसके बाद असम से आप बीएड किए हैं। जी सर, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आप डिब्रूगढ़ कैसे पहुंच गए, आपको झारखंड बिहार में नहीं मिला बीएड। उस समय सर बीएड यहाँ पर कम कॉलेजेस थे सर, ठीक। जिसके कारण हमारे बहुत से मित्र वहाँ गए थे, तो उन्होंने हमें वहाँ बुला लिया अगले सत्र के लिए। वहां पर आप रह के बीएड किए थे या सिर्फ सर्टिफिकेट लिए थे? नहीं सर, वहाँ मैं रहा था प्रॉपर 1 साल। चलिए, बहुत बढ़िया। और असम के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। जी सर बिल्कुल, लेकिन उसमें मैं दर्शाया हूँ बीएड नहीं, लेकिन मैं शिक्षक हूँ, तो मुझे लगता है कि वो लोग बीएड पे आएंगे। आएंगे ही आएंगे भाई, उसको तो दर्शाना भी चाहिए आपको, क्योंकि जब जी शिक्षा में तो बिना बीएड एमएड किए हुए शिक्षा में तो गए नहीं है ना। जी जी तो वो तो आपका कुछ, आपका तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप शिक्षा है तो सीधे शिक्षा का ही सवाल पूछे, है ना। लेकिन हम लोग चल रहे हैं बेसिक से कि भाई आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं पहले उसका तो आप बायोग्राफी पूरा तैयार कीजिए, जिस जिस जगह से आप एसोसिएटेड हैं। पिछले बार एक बच्चा सिर्फ धनबाद में रहकर जॉब कर रहा था, तो उससे धनबाद के यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, जी। है ना। तो आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं? अभी गोड्डा जिला के परिहार प्रखंड के रघुनाथपुर उच्च विद्यालय में पोस्टेड। एक मिनट, कहाँ? रघुनाथपुर उच्च विद्यालय, पोरैयाहाट, गोड्डा। NKHS लिखे होंगे सर, वहाँ नंद किशोर उच्च विद्यालय। ठीक है, गोड्डा में पोस्टेड है। तो आपको आपके क्षेत्र से, कार्यभूमि कार्यस्थल से ये सबसे सवाल आएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप टीचर में हैं, टीचर जॉब कर रहे हैं, आप नेट भी क्वालिफाइड हैं, तो टीचर का नौकरी छोड़ के क्यों आना चाहते हैं आप प्रशासन में? प्रशासनिक सेवा में सर मैं शिक्षा के भी क्षेत्र को देख सकता हूँ, और शिक्षा के टीचर, अतिरिक्त क्षेत्र में भी मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा सर। तो आप शिक्षक बन के ही अपने बहुत सारे बच्चों को आप प्रशासनिक सेवा में भेज सकते हैं। आप शिक्षक बन के बहुतों के जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि प्रशासनिक सेवा में आकर ही आप बदलाव लाइए। अभी मैं शिक्षा में जहाँ कार्य कर रहा हूँ सर, मैं देख पा रहा हूँ कि शिक्षा के अतिरिक्त उनमें बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। अगर हम्म। उन अभावों को दूर करते हुए भी मैं अगर बच्चों को मोटिवेट कर पाऊँ, हम्म। तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी सर। इसीलिए मैं प्रशासनिक सेवा में जाकर मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कार्य करते हुए शिक्षा के भी क्षेत्र को जारी रख सकता हूं सर, इसलिए मैं हम्म। आना चाहता हूं। इसमें यह भी आप कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस गेन हुआ है, उसका मैं अपने प्रशासनिक कार्यकाल में भी यूज करूंगा, और उससे शिक्षा को और भी मैं बेहतर बना सकता जी हूं, है ना। तो मैं, और एक इंसान का जो फितरत होता है वह आगे की ओर अग्रसर होना चाहता है, वह आगे नेक्स्ट लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। तो शिक्षक के रूप में मैंने अपने लाइफ को एंजॉय किया है, बहुत कुछ सीखा है, और अब उसका कुछ मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, और उसी का प्रयोग करने के लिए एक मुझे कार्यक्षेत्र चाहिए जिसमें उसका मैं व्यापक प्रयोग कर सकूं। तो इस बहुत। तरह से भी आप प्रशासनिक सेवा को डिफेंड कर सकते हैं। जी फिर शिक्षक की भूमिका आप बतलाइए कि आप एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तो कैसे आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? एक शिक्षक की अभी भूमिका क्या है, रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? शिक्षक की सब सर्व प्रमुख भूमिका है सर, ज्ञान। लेकिन आज के दौर में शिक्षा सेवा प्रदाता के रूप में भी शिक्षक है सर, हम्म। और समाज के मोबिलाइजर के रूप में भी शिक्षक है सर,
और हम्म। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके प्रसारक के रूप में भी शिक्षक को कार्य करना पड़ता है। इसके हम्म। अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेना, ड्यूटीज करना, बच्चों का मार्क्स का तैयार करना, बच्चों के रिजल्ट के लिए कार्य करना, ये सारे हम्म। दायित्व शिक्षक को मिलते हैं सर। आपको नहीं लगता है कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षा तक ही रखना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां उनको दे दी गई है, कहीं ना कहीं इससे हमारा शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुआ है? सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है सर, और हमने देखा भी है कि हमारे जो मुख्य कार्य हैं शिक्षा की ओर ही हमें फोकस किया जाता है, लेकिन ये सुविधाएं भी समाज के लिए आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि शिक्षक के रूप में सरकार के पास एक बेहतर मानव संसाधन होता है। इसीलिए वो बेहतर रिजल्ट के लिए और कहीं चूक ना हो जाए, शिक्षकों की सेवाएं लेते हैं। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया और एकदम स्पष्ट, बहुत सही। और ये अभी जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का मामला है कि सरकारी स्कूल जहां भी देखिएगा कि मिड डे मील के लिए बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल अपना एडवर्टाइजिंग के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू बहुत ग्लैमराइज हो रहा है और एजुकेशन एकदम बाजारवाद हो गया है। सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई होने की वजह से आज कोचिंग फ्लरिश हो रहे हैं, कोचिंग में भी गार्जियन का पैसा लग रहा है। तो इसको कहाँ तक आप समझते हैं कि कैसे आखिर सरकारी स्कूल को सुधार किया जा सके, कैसे उनको compete किया जा सके कि प्राइवेट स्कूल को वो टक्कर दे सके, या हमारा सरकारी स्कूल नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा? क्या सोचते हैं इसके बारे एक दौर हर हर चीज का चलता है सर। बाजारवाद के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में लोग प्राइवेट की ओर जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कोटा से लोगों का घर वापसी भी हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि झारखंड सरकार के जो पोस्ट मैट्रिक कोचिंग का जो प्रावधान है, उसने बहुत सारे बच्चों को सरकारी स्कूल के महत्व की ओर इंगित किया है। हमने ये भी देखा है सर कि एसओई स्कूल के माध्यम से हमारी सरकार ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट को टक्कर देने का प्रयास किया है। ये भी सत्य है सर कि सरकारी स्कूल में नित्य नए और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं। हमने ये भी देखा है सर कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग करके नियमित रूप से शिक्षकों का अटेंडेंस बायोमेट्रिक बना के और टीचिंग एड्स के रूप में एलईडी और बोर्ड्स वगैरह सारे मूलभूत सुविधाओं को आज हमारे सरकारी विद्यालयों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि वह दूर नहीं होगा जब लोग शिक्षा के वास्तविक महत्व को समझेंगे और बाजारवाद को छोड़कर, और बच्चों को भी कम लोड देते हुए जो उनका बचपन भी ना छीना जाए, और लोग सरकारी स्कूल की ओर उन्मुख होंगे, और मेरा आशा है कि वो हो भी रहा है। बहुत बढ़िया जवाब, स्पष्ट भी बहुत अच्छा बोलते हैं, शिक्षक जैसा पूरा एकदम आप में गुण है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें क्या है कि ये सब तो बोलने की बातें हैं, वहां ऐसे बोल भी सकता है कि बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन यथार्थ तो कुछ है नहीं। सरकारी स्कूल में तो बिल्डिंगें भी टूट रही है, टीचर भी एब्सेंटी हो जाता है। बायोमेट्रिक जहां तक बात बोले, ये अच्छा पहल है। अभी शायद बिहार में कुछ ऐसा भी पहल किया गया है कि टीचर को जीपीएस के थ्रू अपना अटेंडेंस लोकेशन देना पड़ता है, और स्कूल में जब तक वह रहता है तब तक उसका लोकेशन ट्रेस होता है। इस तरह का कुछ प्रावधान के बारे में आपको जानकारी है? जैसे आ, टीचर बायोमेट्रिक लगा के और कहीं निकल गए या ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वहां पर है लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस, कि वो टीचर उसी स्कूल के रेडियस में रहेगा, उसका लोकेशन उसको पता चल रहा है कि वो आज स्कूल में ही है दिन। सॉरी ऐसा सर, इस बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन इसके पूर्व सूचना मुझे थी कि व्हाट्सएप से लोग फोटो खींचकर 3 टाइम्स भेजा करते थे, और अभी नवीनतम ये है, तो सर मैं इसको जानने का कोशिश करूंगा। हाँ, इसको थोड़ा पता कीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो मेरे कुछ मित्र हैं पुराने जो बिहार में हैं, ब्लॉक में, उनका मैं नंबर दे दूंगा, उनसे सही जानकारी भी आप प्राप्त कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ही बात करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट। जी। ठीक है, ऐसा हुआ है, जीपीएस लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस है शायद। उसके बाद ये
जहां तक इसका मामला है कि सरकारी स्कूलों को मान लीजिए कि प्रॉब्लम अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इसको सुधार के लिए अगर कोई पूछे कि पॉइंट बी स्पेसिफिक, कि दो चार पॉइंट बताइए कि जिससे सरकारी स्कूलों में और परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकारी स्कूल में विद्यालय की धुरी प्रधानाध्यापक होते हैं सर, और हम लोग प्रधानाध्यापक को शिक्षकों के बीच से ही डिप्यूट करके कार्य ले पा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि जेपीएससी के माध्यम से फुल फ्लेजेड प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति हो, ताकि विद्यालय प्रभावी रूप से संचालित हो। दूसरा सुझाव मेरा ये रहेगा सर, जो हमारे सिलेबस हैं, वो सिलेबस में जो ब्रेक है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, साथ में इंडियन भी पढ़ा रहे हैं, तो एक सिलसिलेवार ढंग से अगर हम बच्चों को सारे सिलेबस को करें, तो पहले बच्चा प्राचीन इतिहास पढ़ ले, फिर मध्यकालीन 7th में पढ़ ले, तो इनसे सिलेबस का एक सामान्यीकरण करके भी बच्चों को हम लोग दें तो बेहतर सुधार होगा। तीसरा है, आज की शिक्षा सर रोजगार परक शिक्षा है, तो हमें कुछ विशेषज्ञ शिक्षक जो कोचिंग क्षेत्र में हैं, अगर हम उनको भी अपने यहाँ ला पाए क्लस्टर में भी मेधावी बच्चों के लिए, तो हमारे स्कूल का स्तर और ऊंचा उठ जाएगा। शिक्षकों की जितने भी स्थापना संबंधी समस्याएं हैं, ड्यूटी संबंधी समस्याएं हैं, उनको मिनिमाइज करके, जब तक टीचर शांति से नहीं रहेंगे वो अध्यापन कार्य भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी दूर करके हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो बच्चे मेधावी हैं उनको नियमित रूप से प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय क्विज हो, उसको प्राइज मिले, ये प्रत्येक साल वो चलता रहना चाहिए, तो इससे भी हमारा स्तर ऊंचा उठेगा सर। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया सुमन जी, अभी तक हमने जो भी इस बार इंटरव्यू सेशन लिया है उसमें आपका जवाब मुझे बहुत स्पष्ट लग रहा है, बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया। और इसमें एक चीज आपने बोला कि जेपीएससी के थ्रू प्रधानाचार्य का अपॉइंटमेंट, तो आप तो जेपीएससी का रवैया देख ही रहे हैं, यहाँ से सवाल आपको और भी कम्प्लीमेंट्री सवाल मिल सकता है, पूरक सवाल, कि भाई जेपीएससी से आप एग्जाम करवाइएगा तो फिर तो 15 साल आपको प्रधानाचार्य के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। आप जैसा देख रहे हैं कि झारखंड में रोजगार नहीं दिया जा रहा है या युवा परेशान है, ट्यूटर कैंपेन चल रहा है, जेएसएससी की परीक्षा 9 साल से नहीं हुई है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, इसको कैसे सुधारा जाए? आखिर सरकार क्यों नहीं जॉब नौकरी दे पा रही है, क्या समस्या है? जेपीएससी की समस्या तो हम लोग देख पा रहे हैं सर विगत वर्षों से, लेकिन अभी जिस तरह से जेपीएससी की कार्यविधि देख पा रहा हूँ उसमें तेजी आई है, और मैंने इसलिए प्रधानाचार्य के लिए जेपीएससी का सुझाव दिया कि मिनिमम 4800 पे ग्रेड में टीचर अपॉइंट हो ही रहे हैं, तो हम 5400 पे ग्रेड से फुल फ्लेजेड हेडमास्टर अगर नियुक्त कर देंगे सर, तो शिक्षा का स्तर उठेगा। अब सवाल है कि जेपीएससी की कार्यविधि सर, तो विगत वर्षों में चूक हुई है, और मैं निरंतर देख रहा हूं कि सरकार ने इसमें निरंतर सुधार किया, और विगत 2 जेपीएससी से विद्यार्थियों का इस पर विश्वास भी बढ़ा है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और आशा है सर कि यहाँ से जो नियुक्त शिक्षक होंगे वो बेहतर करेंगे सर। बहुत बढ़िया। लेकिन ये आंदोलन करने वाले फिर कौन है? अगर आपको सुधार हुआ है तो आंदोलन तो शांत हो जाना चाहिए। आंदोलन जेपीएससी के विरुद्ध सर, शिक्षक के रूप में मैं ये देख पा रहा हूँ कि विद्यार्थी ज्यादा वहां पर नहीं पहुंचते हैं सर, वहां पर शिक्षक नेता ज्यादा पहुंच पा रहे हैं सर, विद्यार्थी अपना तैयारी करने में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैं नहीं मानता हूं सर, जेपीएससी की लेकिन कार्यशैली में सुधार है। फिर भी अगर एग्जाम 9 साल से नहीं हुआ है, विद्यार्थी 9 साल से अगर कोई नौकरी नहीं हुई है, तो ये तो किसी राज्य के लिए प्रश्न चिन्ह की बात है ना। सर आप अगर आप जो नेता वाली बात कहे हैं, ये बहुत खुलकर कहना उचित भी नहीं है। आप बहुत विद्यार्थियों के समस्या से इसका मतलब अनजान है। हम ही कोचिंग चला रहे हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं ऑलरेडी राजस्व कर्मचारी हैं, ऑलरेडी अच्छे जॉब में हैं, कोई जूनियर इंजीनियर है, इस तरह के भी लोग हैं, और वो लगे हुए हैं। कुछ राजस्व कर्मचारी एक हैं जो कि जेएसएससी ही चाहते हैं, वो 2 बार से जेपीएससी मेंस लिख रहे हैं, लेकिन उनका सपना है कि जेएसएससी में हो, हम रांची सेक्रेटेरिएट में बैठे। और 9 साल पहले फॉर्म भरे हैं और अभी तक लगे हुए हैं, हालांकि एक नौकरी में आ चुके हो।
लेकिन ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी का तो फ्रस्ट्रेशन है, जो रोड पे हैं वो लोग। आपकी नौकरी हो गई, कुछ और लोगों की नौकरी हो गई, इसका मतलब हम सारा नेता को तो दोष नहीं दे देंगे। नहीं, जेपीएससी सर आपने पूछा, जेएसएससी कहते तो सर हम इस पर बोलते कुछ। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं जेएसएससी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि झारखंड में यह युवाओं को रोजगार का प्रश्न है कि जेपीएससी भी बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं हुई, साथ में जेएसएससी भी 9 9 साल से विद्यार्थी को इंतजार करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार से चूक हुई है रोजगार देने में। जो सरकार ने कहा था हम रोजगार भत्ता देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो ये सब वादे तो कहीं पूरे नहीं किए गए। तो ये कहीं ना कहीं तो ये रोष निकलेगा, तो वो बच्चे सड़क पर हैं, आंदोलन चल रहा है। क्या जैसे सोचते जेसी के संदर्भ में मेरा सोचना है कि सर अगर ये नहीं हो पा रहा है सर, तो तटस्थ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लोग लाए जाएं और बिल्कुल एकदम स्वच्छ वातावरण से इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। जेएसएससी से बहुत विद्यार्थी सफर कर रहे हैं, 2015 से ही एग्जाम नहीं हो पाई है कहीं न कहीं। और जो जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, उनको बिल्कुल तटस्थ रूप से चुना जाए। और बिल्कुल मैं थोड़ा कहना चाहूंगा सर, 1997 में हाई कोर्ट ने मैट्रिक की परीक्षा ली थी और बहुत बेहतर एग्जाम हुआ था, रिजल्ट फेयर हुआ था। तो उसी प्रकार से हर पार्टी को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए और तटस्थ रूप से परीक्षा लिया जाए, तो ये समस्याएं दूर हो जाए। बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो बोले कि इसमें विद्यार्थी नहीं रोड पर ज्यादातर नेता है, इस बात को ऐसे मुखर होकर नहीं बोलने की जरूरत है। ऑब्वियस है कि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहती है ऐसे चीजों में, लेकिन विद्यार्थी भी परेशान है इस वजह से। तो बेहतर होगा कि हम अपनी कुछ कमियों को स्वीकारें, जो जेन्युइन है कि रोजगार मिलना चाहिए, विद्यार्थियों का जो रोष है वह है। और झारखंड हम नई सरकार से उम्मीद करेंगे, आने वाली सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस पर संज्ञान लेके युवाओं को रोजगार देने का काम जल्दी जल्दी करे, है ना। ये नेता वाले बात से मैं सर अपना शब्द वापस हाँ, अनावश्यक का ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा, अनावश्यक कंट्रोवर्सी। और देखिए, रियल में मैं अभी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है कोचिंग रामाकृष्णा, यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं। तो हम लोग कैसे ब्लेम कर दें, है ना। विद्यार्थी को तो जेन्युइन कंसर्न है, कोई बच्चा जो 2015 में स्टार्ट किया पढ़ना और उसका मोटिव ही वही था। हाँ, ये भी उसकी थोड़ी सी भी गलती है कि उसको और अल्टरनेट ऑप्शंस लेना चाहिए, कुछ चुनना चाहिए, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाया। लेकिन सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा परेशान वो हो रहा है अभी। लेकिन सरकार को भी संज्ञान लेके जल्दी जल्दी ये कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप न्यूट्रल रहने के लिए सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जो कि कमियां हैं, जो कि पूरे पूरे भारत देश में चर्चा चल रहा है, ट्विटर में तीसरे नंबर पर ट्रेंड में आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया, तो उस कमी को स्वीकारना, जॉब तो नहीं मिला है तो उसको स्वीकारना, और उसके बाद की नई सरकार से उम्मीद कि रोजगार उन्मुख हो, रोजगार को करे, सृजित करे, जिससे झारखंड का भला हो। ठीक है, क्योंकि साक्षरता है, साक्षरता के बाद दूसरा डिमांड होता है जॉब का। तो साक्षरता होने के बाद अगर जॉब नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। अच्छा, ये मिड डे मील के बारे में कुछ बतलाइए, कैसे ये अभी झारखंड में काम कर रहा है। मिड डे मील का सफल संचालन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक किया जा रहा है सर, और माता समिति के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। सचिव के रूप में प्रधानाचार्य रहते हैं और मानदेय पर रसोइया दीदी रहती हैं, और उसमें सर दैनिक उपस्थिति के आधार पर जो क्वांटिटी है भोजन का, उसके आधार पर भोजन बनता है। और अच्छा। डेली रिपोर्ट भी होता है बीआरसी के माध्यम से प्रखंड स्तर पर। अच्छा, ग्रामीण बच्चों की समस्याओं को बतला सकते हैं कि ग्रामीण बच्चे जो होते हैं वो किस तरह से मिड डे मील का फायदा नहीं ले पाते हैं, या ग्रामीण बच्चे कैसे स्कूल में इनरोल्ड नहीं हो पाते हैं, या कहीं इनरोल्ड हो भी गए तो उनका हायर एजुकेशन पूरा नहीं हो पाता है और वो स्कूलिंग सिस्टम से जुड़ नहीं पाते हैं।
ग्रामीण बच्चों में लिटरेसी बढ़ाने के लिए, जैसा झारखंड में लिटरेसी रेट भी कम है, उसके लिए क्या पहल हो सकता है? झारखंड में लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए जागरूकता पहला कारण होगा सर। जागरूकता अभिभावकों के बीच होना चाहिए, क्योंकि वे बच्चों को कम पर लगा देते हैं विद्यालय के समय में सर। और दूसरा है सर कि विद्यार्थी को स्कूल तक लाने के लिए एमडीएम की क्वालिटी भी बेहतर करना चाहिए सर। और जो भी चीज़ें उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए वो समय उपलब्ध हो जाए, जैसे किताबें, ड्रेसेस हम्म सारे समय पर मिल जाए। और हम्म विद्यालय में अच्छा माहौल हो तो वो वहाँ पर आएंगे सर। हम्म। तीसरा ये अच्छा ये होगा कि बोलिए। जी, तीसरा ये होगा कि जो परीक्षा पद्धति है, बच्चों का मूल्यांकन है, वो पारदर्शी तरीके से हो, त्वरित गति से हो। उनका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, जिससे विद्यालय के बच्चे उत्साहहीन भी हो जाते हैं सर कभी कभी। और हम्म। चीज़ों को समझने के लिए शिक्षकों का नित्य प्रशिक्षण भी आवश्यक है सर, क्योंकि अवधारणाओं को बच्चों को खेल खेल में सिखाना होता है। और हमारे अभी भी बहुत सारे शिक्षक उस चीज़ को नहीं रूप से प्रशिक्षण होना चाहिए। और दौरा वरिष्ठ पदाधिकारियों का नियमित रूप से स्कूल का हो तो हमारे बच्चे सर स्कूल आएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आप तो हिंदी के टीचर हैं, हिंदी से पीजी पीजी किया और पीजीटी टीचर है ना? सर जी सर। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये भाषा कहाँ तक हमारे शिक्षा को प्रभावित कर रही है? क्या सचमुच में इंग्लिश पढ़ने वाला ही आज शिक्षित माना जाए, या हिंदी में कुछ है जान इसमें बचा हुआ? हिंदी राष्ट्रभाषा है सर, और बच्चों के मातृभाषा भी है। हम लोग हम्म रोजगार परखता अंग्रेजी में उपलब्धता ज्यादा होने के कारण लोग इंग्लिश को प्रिफर कर रहे हैं। हम्म लेकिन हिंदी नित्य ही आगे बढ़ रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य रूप से रह रहा है। हिंदी में प्रतियोगिता के अलावा जितने हम्म भी क्षेत्र हैं, सिनेमा, कला, सब में हिंदी हम्म आगे बढ़ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी हिंदी को समाप्त कर देगी। स्मार्टनेस का सवाल बुद्धिमत्ता से होता है, और बुद्धिमत्ता भाषा से नहीं आती। और हिंदी में भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होते हैं, और लोग हिंदी में भी बेहतर कर रहे हैं। और आज हम कई लोग संस्कारगत समस्याओं से भी अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से ग्रस्त होते हैं। हालांकि हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम के भी बच्चों में भी, लेकिन वो थोड़े कम है। तो संस्कारगत, ज्ञानगत किसी भी माध्यम से हिंदी पीछे नहीं है सर। और इंग्लिश को मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सीखनी चाहिए, उनको एक सीमा तक अंग्रेजी का भी ज्ञान बदलते परिवेश में, वैश्वीकरण के दौर में आवश्यक है। आप बहुत अच्छा डिफेंड कर लेते हैं किसी भी चीज को, लेकिन सच को भी तो स्वीकारिए। क्या सर गलत बोल रहा हूँ? आप तो इतना देखिए बढ़िया मैं से किसी भी चीज को डिफेंड कर लेते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आज की डेट में देख लीजिए, आईएएस में देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन हो रहा है। ये जो माइंडसेट का प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि इंग्लिश सीखने वाला बेहतर होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में घर कर गया है। इस बात को तो एक्सेप्ट तो कम से कम कर ही सकते हैं, उसके बाद ये बात अपनी बोल दी, हाँ, ये होना है ना? चाहिए सर। तो जी वो सर। जेन्युइनिटी होगी कि हाँ ये बंदा ये समझ रहा है कि आज की डेट में इंग्लिश सीखने वाला को सब लोग रिस्पेक्ट कर रहा है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इंग्लिश ही सब कुछ है। कुछ रिजल्ट भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे आईएएस वगैरह में इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट हुआ है। तो इंग्लिश की थोड़ी सी आप मतलब लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। लेकिन हिंदी में ये खास है, हिंदी में ये खास है, हिंदी में ये खास है। आगे उम्मीद करेंगे कि हिंदी भी हमारा आगे बढ़े। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है, उम्मीद करेंगे कि बेहतर हिंदी वाले माध्यम वाले आगे चलकर हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अव्वल आए, है ना?
हाँ, इसी तरफ बोलना होगा, ये बात सत्य है सर कि हिंदी मीडियम तो आईएएस में पिछड़ रहे हैं हम लोग। ये तो ये एक्चुअली क्या बहुत बड़ी होता है बात। कि ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कुछ होते हैं इस तरह के, जिसमें कि देखता है कि आप बात हाँ में हाँ मिला रहे हैं या कुछ अपना ओपिनियन रखते हैं। तो जो जेन्युइन चीज है उसको हम स्वीकारते हुए अपना ओपिनियन रखेंगे, है ना। जी सर। अच्छा, किस राज्य में अभी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है मास्टर साहब? केरल में सर। और कितना परसेंट? एग्जैक्ट तो नहीं पता है सर, सॉरी सर। और सबसे कम किस लेकिन में है? सबसे कम बिहार में सर। कितना परसेंट? झारखंड में कितना, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब डाटा देख साक्षरता का डाटा देख लीजिए आप। बहुत जरूरी होगा। और जहां पर कम लिटरेसी है उसका कारण, जैसे बिहार में आखिर कम लिटरेसी रेट का क्या कारण है, झारखंड में लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, ये सब पे भी जी आप थोड़ा सा काम कीजिएगा, ठीक। जी सर। शिक्षा क्षेत्र में है तो इसका ये सब मतलब होगा, है ना। जी सर, बहुत जरूरी। कर अच्छा, लेंगे सर, आगे सर। आइए, झारखंड का जैसे अगर आपसे कोई समस्या पूछे तो झारखंड का 3 टॉप समस्या आप क्या क्या बोलेंगे? गरीबी और शिक्षा, बेरोजगारी, विस्थापन, हम्म, 3 ही बोलना है सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और इन सब पे कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है ना। जी जी सर। अब झारखंड जैसे है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि गरीबी, तो गरीबी में हमारा कृषि मुख्य जीविकोपार्जन का यहाँ चीज है, और अगर कृषि यहाँ से अच्छी ना हो, बाहर बारिश पर हम डिपेंडेंट रहें और वर्षा की कमी की वजह से हमारा कृषि खराब हो जाए, तो ऑब्वियस है कि गरीबी उसकी परिणाम स्वरूप आएगी। अगर शिक्षा नहीं है तो ह्यूमन स्किल नहीं मिलेगा, लोग स्वरोजगार में भी नहीं इन्वॉल्व होंगे, लोगों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसको आप बी स्पेसिफिक क्रमबद्ध रूप से जोड़कर मिलाकर इसको तैयार कर सकते हैं झारखंड की समस्याओं को, जिसमें आप पॉइंट बोलेंगे कम, लेकिन उसका कॉम्प्रिहेंसिवनेस बढ़ जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट में बहुत सारी चीजों को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहले कृषि बताना था, कृषिगत समस्या है नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे गरीबी और कृषि में जैसे बोल सकते हैं कि कृषि में पिछड़ापन और परिणाम स्वरूप गरीबी, तो ज्यादा चीज कवर कर लिया। जी। फिर शिक्षा में कमी और हाँ, कौशल सही। विकास में कमी, जिसकी वजह से स्वरोजगार और रोजगार में कमी, है ना। तो जी गरीबी, शिक्षा, अशिक्षा सब बोलेगा, लेकिन आपका जो पॉइंट होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, व्यापकता होगी, उसमें ज्यादा चीज कवर करिएगा। तो कभी अगर समस्या पूछे, स्पेसिफिक पूछे, 2 बताइए, तो हम लोग अगर ऐसा जवाब देंगे तो वो व्यापक हो जाता है, ठीक है। जी अभी हम आपका बायोडाटा बेस्ड कुछ कुछ और आपके बारे में भी कुछ जान लिए आपके बारे में, तो अब हम जी दूसरा इंटरेक्शन जो करेंगे तो थोड़ा और बेहतर सवाल के साथ करेंगे। और आपको मैं जी कुछ 50 क्वेश्चन के सेट दे रहा हूँ थोड़ी देर में, जी उस 50 क्वेश्चन पे भी आप काम करिएगा, मैं उससे भी आपको सवाल पूछूंगा, वो सारे सवाल झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। कुछ सवाल इंटरनेशनल रिलेशन के भी बैकलॉग वाले इंटरव्यू में पूछे गए थे, उससे भी जी मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, तो उससे आपका वो हो जाएगा कि क्या हो सकता है झारखंड के मुद्दों से, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ 50 जी सवाल मैं आपको दूंगा, वो आप तैयार कीजिएगा। और बायोडाटा बेस्ड एक बार काम हम लोग और करेंगे, इससे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अलग अलग सवाल मैं पूछूंगा, और फिर उस 50 क्वेश्चन से रिलेटेड पूछूंगा। फिर आगे का हम लोग सिचुएशन अनफोल्ड करेंगे कि आगे और क्या करेंगे, ठीक है। जी। चलिए, इस मीट में इतना ही, कुछ और भी होगा तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा, बात करेंगे। एक चीज और पूछना था सर। हाँ बोलिए ना। हाँ, जॉब प्रेफरेंस में सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद मैंने वित्त सेवा दे दिया है, 3 नंबर में शिक्षा सेवा दे दिया है। तो मैं हमेशा इस पर ये सोचता हूँ, ये इसका मैं कैसे डिपेंड करूंगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ये,
कि आपने इसमें ये कह सकते हैं। अब आप जी अपनी यह भी नहीं कह सकते कि मैं गलती से चला गया, तो कहेगा बताइए भाई फॉर्म भी गलत भर दिया है ना। तो उसके दिक्कत हो बाद जाएगी। उसके बाद वित्त सेवा, तो आपने, इसका मतलब है कि ये ऑफिस में बैठ के मलाई खाना चाहता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ बंदा है और एजुकेशन को ही तीसरे नंबर पर दे दिया, है ना। तो ये बोलिएगा कि हम इसमें, जैसे पिछले बार भी मैं ब्रजेश सर को देख रहा था इंटरव्यू लेते हुए, तो वो एक बच्चा का ऐसा ही सवाल था कि शिक्षा से जुड़ा हुआ था और शिक्षा को वो बाद में रखा था। तो इसको आप जी अपना मानवीय भूल बता सकते हैं कि फॉर्म भरते समय हमारा थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा और इसमें ऊपर नीचे हो गया है। तो मेरा प्रेफरेंस एजुकेशन ही है, और अगर उसमें मुझे सौभाग्यवश मिलता है तो बेहतर होगा। ठीक है, जी क्योंकि जी और कोई उपाय इसमें है नहीं। जी इसमें मानवीय भूल कह के कि भाई हम चाहते तो थे, लेकिन फॉर्म भरने के समय थोड़ा सा घबराहट में थोड़ा वित्त सेवा चुन लिया गया, ध्यान ना दे पाने की वजह से। जी या और इसके अगर बेहतर जवाब होगा तो हम और आपको इस पे रिसर्च करके बताएंगे। ठीक है। जी 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 ठीक। जी प्रणाम। प्रणाम सर। अब अगला मीट कब करेंगे सर हम लोग? हम आपको लिंक भेजेंगे। ठीक है, ये जी वाला वित्त सेवा वाला भी जवाब हम और लोगों से डिस्कस करके भी आपको इसको बताएंगे। ठीक है, जी और व्हाट्सएप पे हम आपको लिंक भेजेंगे। तब तक हम 50 क्वेश्चन का सेट देंगे, वो आप प्रिपेयर कीजिएगा।